जय हिंद भाई। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? क्षमा चाहेंगे देरी के लिए, काफ़ी देरी हो गई एक्चुअली। थोड़ा यहाँ पर जो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में एक पर्सन काम करते हैं, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और उन्हें जो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि 5 बजे की जो क्लास है वो 5:30 में चल जाएगी। फिर मुझे लगा कि 10 मिनट और सही, 5:40 में चल जाएगी। तो फाइनली अभी उनको हॉस्पिटल छोड़ कर आए हैं और भागे भागे आए हैं। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ऐसा जनरली लेट होता नहीं है मेरी तरफ से, 5 बजे का मतलब 5 बजे ही होता है। बट ये हुआ कि 4:55 में जो है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इतने इश्यूज आए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम क्लास जो है वो 7 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। 7 बजे तक हमारी क्लास होगी। इस वजह से मैंने आज शेड्यूल भी 2 क्लासेस का बनाया था कि एक क्लास हम 5 से 6 तक कंटिन्यू करेंगे और दूसरी क्लास 6 से 7 तक। बट थोड़ा सा मेडिकल इशू हो गया, जिसकी वजह से 1.5 घंटे की क्लास हम लगा पाएंगे। चलिए, तो आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो है यहाँ पर हमने यहाँ तक ख़त्म किया था, क्वेश्चन नंबर 43 तक। और आज हमें पढ़ना है टाइप नंबर 6, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, हाँ। अभी राइट नाउ जो है विक्रमजीत सर लेकर गए हैं उनको, और थोड़ा सा बस कंडीशन यहाँ का सही नहीं था। बस ये होता है यार कि देखो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लोग पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट यार पैसे कोई काम आते नहीं है ज़िंदगी में। जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए तो जाना पड़ता है, किसी कुछ कह नहीं सकते। बस ये बातें सोच सोच कर कभी मायूसी आ जाती है लाइफ में। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप लोगों की दुआएं हैं, ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम नया टाइप पढ़ते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल में देखिए बहुत अच्छे कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे, जिससे हम काफ़ी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में बोला गया है, एक व्यक्ति कुछ आर्टिकल को खरीदते हैं। 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदते हैं और बेचते हैं 11 रुपए में 10 आर्टिकल। बताइए प्रॉफिट होगा कितने का या फिर लॉस होगा कितने का, ये हमसे बोला गया है। तो देखो, आर्टिकल में है ना, एक से एक शानदार क्वेश्चन बनते हैं। राइट नाउ अभी एसएससी उतना टफ क्वेश्चन पूछ नहीं रही है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में जो है यूपीएसआई हो गया, और जैसे जीडी का पेपर हो गया, या फिर अगर आप बात करें यूपीएससी के सीसैट की, ठीक है, या बैंकिंग की, तो उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल के बेस्ड के काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें हमें पूरा टाइम जो है वो एक ही कंसेप्ट रखना है। और कंसेप्ट हमारा क्या होना चाहिए? कंसेप्ट हमारा ये होना चाहिए कि कभी भी हमें नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करना है, आपको कीमत को बराबर नहीं करना। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई पर्सन है, जैसे मान लो मैं हूं, मैं जो है मान लो दिल्ली से कुछ सामान लेकर आता हूं, फिर मैं मुंबई से कुछ रेट पे सामान लेके आता हूं। मान लो मुझे दिल्ली में 10 रुपए में 2 शॉर्ट मिले, या 2 शॉर्ट तो नहीं कह सकते, मान लो 1000 रुपए में 2 शॉर्ट मिली। मुंबई में गया तो 1000 रुपए में 4 शॉर्ट मिली। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे को बराबर रखना है 1000, मुझे जो है वो शॉर्ट को बराबर रखना है। कि अगर मैं 1000 में 2 यहाँ लाया और 1000 में 4 वहां पर लेकर आया, तो मैं यहाँ 4 शॉर्ट कितने में लाऊंगा? तो यहाँ 4 शॉर्ट में 2000 में लेके आऊंगा, वहां 4 शॉर्ट में कितने में लेके आऊंगा? 1000 में लेके आऊंगा। कहने का मतलब क्या होता है? आर्टिकल को बराबर करने से हमें प्रत्येक आर्टिकल की कीमत का पता चलता है, और तब हम उस पर लाभ या हानि बता सकते हैं कि हमें कितने का लाभ हुआ या कितने का हानि हुआ। ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि हमें कितने का लाभ हुआ और कितने का हानि हुआ, इस बात को। तो जैसे इस क्वेश्चन में है ना, आप लोग बस इतना जो है अपने माइंड में फिट कर लो कि आपको प्राइस को लेफ्ट साइड लिखना है हमेशा, और आर्टिकल को आपको राइट साइड लिखना है हमेशा। प्राइस को लेफ्ट साइड और आर्टिकल को राइट साइड, ये आपका फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर आपका सीपी रहेगा और यहाँ पर आपका एसपी रहेगा। सीपी का मतलब खरीद मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। अब जैसे जैसे डेटा में क्वेश्चन में बोलता जाएगा, वैसे वैसे हम डेटा को फिल करते जाएंगे। जैसे हमसे बोला है कि 10 रुपए में हम 11 आर्टिकल लाए हैं, तो हम आर्टिकल कितना, देखो रुपए कितने खर्च किए हैं 10, और लाए कितना 11। ये हमारा क्या था? खरीद दाम था ना। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीद मूल्य होता है। तो हम इसको किसके लिखेंगे? सीपी के सामने लिखेंगे। ठीक है, फिर उस व्यक्ति ने बेचा, कितना आर्टिकल बेचा? 10 आर्टिकल बेचा 11 रुपए में। डेटा आपका इतना कंफ्यूज आपको कर देगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं होना है। रुपए कितने हैं? 11। सामान कितना है? 10। तो रुपए के नीचे लिखेंगे 11 और सामान के नीचे लिखेंगे 10। मैंने आपको एक ही बात सिखाया, मैंने आपको बस इस पूरे कंसेप्ट में आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि आपका आर्टिकल हमेशा बराबर होना चाहिए।
कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी, लेकिन हमको इनको बराबर करना है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर एलसीएम लेके बराबर कर लीजिए, यानी सर 11 है तो इसको 10 के साथ कर दीजिए और 10 है तो 11 के साथ कर दीजिए। मेरे भाई आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, हम बराबर करने का एक शानदार तरीका आप लोगों को बताते हैं। अगर आपको बराबरी करना है ना तो आप क्या करो कि आपको इन लोगों को बराबर करना है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा बहुत अच्छा इक्वेशन एक बन जाएगा, ठीक है। देखते चलिए आप, जैसे इस इक्वेशन को बनेगा तो आपका सीपी यहां आ जाएगा, आपका एसपी यहां आ जाएगा, ठीक है। जब ये 10 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा 100 रुपए। 11 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा 121। और 11 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर भी 110 बन जाएगा और नीचे 10 इंटू 11 नीचे भी 110 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 110 आर्टिकल को 100 रुपए में लाते हैं और 110 आर्टिकल को 121 रुपए में बेचते हैं। हमें लाभ कितने का है? किसी सामान को आप 100 रुपए में लाते हैं और उसी सामान को आप 121 में बेचते हैं, आप कितने का लाभ कमा रहे हैं? आप 21 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। कितने का लाभ कमा रहे हैं? 21 का लाभ कमा रहे हैं। और कितने के ऊपर कमा रहे हैं? तो 100 के ऊपर। तो 21/100 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100 करेंगे, ये हमारा लाभ का परसेंट आएगा। 100 से 100 खत्म, 21% हमारा उत्तर हो जाएगा। समझे? तो हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि हमें अपने नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करना है हमेशा। कुछ भी हो जाए हमें अपने नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करना है। और नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर कैसे होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। धीरे धीरे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को भी आप देखते चलेंगे, बहुत टफ बना दिया जाएगा। दो अलग अलग सोर्सेस से आप आर्टिकल को खरीद के लेके आते हैं, अलग अलग सोर्सेस पे आप बेचते हैं, उस केस में आप सवालों को कैसे बना पाएंगे? फिर से समझिएगा सवाल में, जो लड़का जो स्टूडेंट ये सवाल समझ गया, आने वाले सारे सवालों को वो सेकंडों में उड़ाएगा। कीमत के नीचे कीमत लिखना है, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखना है। कीमत के नीचे कीमत लिखना है, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखना है। कंसेप्ट क्या कहता है? आर्टिकल शुड बी इक्वल। आर्टिकल को बराबर करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने बराबर कर दिया। 11 10 को 10 के साथ 100, 11 को 11 के साथ 121। इस तरीके से कुल लाभ हमें कितने का हुआ है? 21% का लाभ हुआ है। ठीक है, एकदम इस तरीके से कुल लाभ हमें कितने का हुआ है? 21% का लाभ हुआ है। कुछ नहीं, जिस तरीके से सवाल में डेटा देगा उस तरीके से लिखेंगे। हमें बस इतना काम करना है, राजवीर मैं बता रहा हूं, हमें बस इतना काम कर रहे हैं कि हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। और इनके चलते जो बाकी लोगों पे इफेक्ट आएगा उसके लिए हम सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 10 के साथ करेंगे 100, 11 को 11 के साथ करेंगे 121। 2-3 सवाल देखिए तब आपको और मजा आएगा और आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुछ आर्टिकल को 36 × 189 के दर पे खरीदता है, बताइए। थोड़ा डेटा को टफ कर दिया बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग, सवाल पढ़िए क्या दिया गया है। A person bought some article at a rate of 36 for rupees 189 and sold them at 45 for 189. प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितने का होगा? एक व्यक्ति कुछ सामान को 36 रुपए में खरीदता है। देखो तो सेम तरीके से यहाँ पर प्राइस को हम प्राइस रखेंगे, यहाँ पर हम आर्टिकल के जगह आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एसपी हो जाएगा। हम जो खरीद रहे हैं कितना रुपए में खरीद रहे हैं? 189 रुपीज में। कितने आर्टिकल को? तो आप बोलेंगे सर आपने 189 रुपीज में, है ना, देखेंगे 189 रुपीज में कितने आर्टिकल हमने खरीदे हैं? 36 खरीदे हैं। और हमने बेचा कितना है? तो 189 में हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं? हमने 45 बेचे हैं। कितने बेचे? हमने 45 बेचे हैं। ठीक है, ये हमारा खरीदने का दर हो गया और ये हमारा बेचने का दर हो गया। अब जैसा कि कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत लंबा हो जाएगा आपका। अगर आप सोचेंगे ना कि सर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि ये एक रेशियो में है कि नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आप 36 सामान को इतने में लेकर आए, क्या ये दोनों कट सकते हैं? अगर ये कट सकते हैं तो इनको छोटा से छोटा बनाओ, जितना छोटा बनाओगे फायदे में उतना रहोगे। 9 से काटो तो 9 से कटेगा ये 21 बार में, और 9 से काटोगे इसको तो 9 से कटेगा 4 बार में। अगर 189 रुपए में 36 सामान तो 21 रुपए में 4 सामान।
समान। समझ में आया बात? इनको जितना हम छोटा बना सकते हैं उतना छोटा बनाएंगे। उसी तरीके से 9 से काटो तो 21 बार में, और 9 से काटो तो कितनी बार में? 5 बार में। यानी जो रेशियो आपका 189 और 36 का था वही रेशियो आपका 21 और 4 का होगा। तो ऊपर वाले को 21:4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले को हम 21:4 लिख सकते हैं, और नीचे वाले को हम जो है 21:5 लिख सकते हैं। ठीक है। प्राइस और आर्टिकल को हमेशा रेशियो में लिखना है। लिख लिया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था? हमेशा आर्टिकल को बराबर करना होता है। आर्टिकल को हमें बराबर करना है। आर्टिकल को बराबर करना है तो इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 21 को 5 के साथ करो तो यहां पर आ जाएगा 105। 5 को 4 के साथ आपस में करो हो जाएगा 20। 21 को करो 4 के साथ तो हो जाएगा 84। ठीक है। और 5 को 4 के साथ करो तो कितना हो जाएगा? 20। इस हिसाब से 20 आर्टिकल इतने में हमने खरीदा है और 20 आर्टिकल 84 में हमने बेचा है। आप मुझे बताओ, आपको नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? आप बोलेंगे सर नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? तो आपको 21 का नुकसान हुआ है। दिख रहा है? 105 में खरीदा, 84 में बेचा, 21 का नुकसान। कितने के ऊपर? 105 के ऊपर। तो 21/105 इंटू क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। 21 से 5 बार में कटेगा, 5 से हमारा 20 बार में कटेगा, तो 20% का हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 20% इज द लॉस करेक्ट आंसर। ठीक है। 20% होगा हमारा लॉस। कोई समस्या की बात? इनको रेशियो में ले लो। इसीलिए मैंने जान के ये क्वेश्चन जो है यहां पर मैंने 21 और 3 ना देकर 189 और 36 दिया, ताकि मैं आपको ये भी कंसेप्ट साथ में साथ बता सकूं कि आपको यहाँ रेशियो लेना होता है। एक्चुअली रेशियो का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ पर हम प्रत्येक वस्तु का दर लेते हैं कि एक वस्तु कितने की आई, और उस हिसाब से हम सवाल को बनाते हैं। ठीक है। उस हिसाब से हम सवाल को बनाते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरी तरफ से है। आप मुझे बताइए, आप किसी दुकान में गए, सामान खरीदे। ठीक है। आपने कितना सामान खरीदा? आपने मान लीजिए कि 10 सामान खरीदा। कितने रुपए में? 15 रुपए में। और आपने जो है, ठीक है, 9 सामान बेचा। कितने रुपए में? 12 रुपए में। आप मुझे बताओ आपको कितने का नुकसान हुआ? आर्टिकल खरीदे हैं 10 15 रुपए में, और 9 आर्टिकल बेचे हैं 12 रुपए में। आप मुझे बताइए कि आपको कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, कितने प्रतिशत का? ठीक है। 10 आर्टिकल 15 रुपए में और बेचे हैं 9 आर्टिकल 12 रुपए में, तो कितने का नुकसान, कितने का फायदा? कितने का नुकसान, कितने का फायदा? बताइए। अब देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है। दोनों तरीके हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि जैसे आपने यहाँ पर सीपी को सीपी लिखा है। देखिए, सेम तरीका। कोई स्टूडेंट सोचे कि सर आंसर में परिवर्तन आएगा, तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा आपका यहाँ पर। जैसे एक तो तरीका हो गया कि यहाँ पर हम क्या करें, इनको बराबर करना है और इनको जो है सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 को 9 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 135। 12 को 10 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 120, और इनको तो छोड़ ही दो, ये बराबर हो गए हैं, इनसे कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी लिख लो 10 × 9 90, 9 × 10 90। आपने सामान खरीदा कितने का? 135 का। बेचा कितने में? 120 में। कितने का नुकसान? 15 का नुकसान। 15 का नुकसान कितने के ऊपर? 135 के ऊपर। तो 15/35 × 100। ठीक है। 15 छक 90 और 15 नवा कितना होता है? 135। 100/9 कितना होता है? 11 सही 1/9% का आपको नुकसान हुआ। 11 सही 1/9% का नुकसान हुआ आपको। कोई दिक्कत की बात? अब ये तो तरीका एक ऐसे हो गया, और दूसरा तरीका जो है वो आप ऐसे कर सकते हो कि आप शुरू में ही इनका अनुपात ले लो। आप शुरू में ही इनका अनुपात ले लो। जैसे मानो आपने, जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप प्राइस को प्राइस लिखो, आर्टिकल को आप आर्टिकल लिखो, यहाँ सीपी की जगह सीपी लिखो, एसपी की जगह एसपी लिखो। अगर आप देखोगे तो ये 15 और ये 10, क्या ये 5 से कट रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ सर 5 से कट रहे हैं। कितनी बार में 5 से कटेंगे? तो 15 3 बार में कटेगा और 10 2 बार में कटेगा। ठीक है। नीचे वाला जो है वो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से कटेगा 4 बार में, और ये कितनी बार में? 3 बार में। ठीक है। कोई समस्या की बात यहाँ पे? अब सेम तरीके से हमारे ये रेशियोज आ गए हैं। हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए, और यहाँ पर सामने सामने मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 के साथ करोगे तो सामान खरीदा 9 का, 2 को 4 के साथ खरीदोगे तो बेचा कितने का? 8 का। ये आपका आ गया सीपी, ये आपका आ गया एसपी। और 3 × 2 यानी 6 आर्टिकल खरीदे, 6 आर्टिकल बेचे। 9 रुपए के सामान को 8 रुपए में बेचते हो, नुकसान कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। 1/9 × 100
यानी तब भी आएगा 11 सही 1/9%। लेकिन आप मुझे खुद बताओ कि ये ज्यादा आसान था कि ये ज्यादा आसान था। आखिर बाद में नंबर को काटो 5 से वो अलग है, नहीं तो उनको शुरू में काट लो, वो ज्यादा फायदे में रहते हैं। तो रेशियो से करके चलेंगे ना, अगर आपको जैसे रेशियो दिख जाए आप उनको करके चलेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, इस बात को समझेंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो रेशियो लेकर चलेंगे कभी भी आर्टिकल में, रेशियो लेकर चलने से बहुत फायदा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, एक नया कैटेगरी पूछा जाएगा। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको कितने % का हानि हुआ या कितने % का लॉस हुआ। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने जो है कितने आर्टिकल बेचे हैं। जैसे सवाल में आपको बोला गया है कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दी, तो 30 रुपए की हानि हुई। बताओ उसने कितने संतरे बेचे हैं, कितने संतरे बेचे हैं, आपसे ये पूछा जाएगा। आप मुझे बताइए सेम तरीके से आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर यहाँ प्राइस है तो यहाँ प्राइस को लिख दीजिए, यहाँ पर आर्टिकल है तो यहाँ आर्टिकल को लिख दीजिए, यहाँ सीपी लिखते हैं तो सीपी लिखेंगे, यहाँ एसपी है तो हम यहाँ एसपी लिख देंगे। खरीदने का रेट क्या है वो देखिए आप, तो आप बोलेंगे 11 में 7 खरीद के लेके आए हैं, 11 रुपए में 7। लिखते वक्त गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। और बेचते वक्त कितना, 3 रुपए में 2 सामान हम बेचे हैं। 3 और 2 आपस में अनुपात में है, 11 और से आपस में रेशियो में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल को बराबर करेंगे। आर्टिकल को बराबर करने के लिए सामने और सामने गुना करेंगे। तो खुद मुझे बताओ 11 को 2 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ 3 था, 7 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 21। 7 को 2 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 14। यानी कहने का मतलब है कि जब हम 14 सामान खरीदते हैं तो 22 रुपए में 14 सामान को हम 22 रुपए में खरीदते हैं, 14 सामान को बेचते हैं कितने में, 21 में। तो इस हिसाब से मुझे कितने का नुकसान होता है, 1 रुपए का। कब होता है, जब मैं 14 सामान को खरीदता हूं या बेचता हूं, समझना। ठीक है, 14 सामान खरीद के और 14 सामान को बेचा तो 1 रुपए का नुकसान हुआ। सवाल में आपसे बोला गया है आपका नुकसान कितने का है, 30 रुपए का। तो सोचो, आप मुझे खुद बताओ 1 रुपए का नुकसान होता है, कब होता है, जब मैं 14 रुपए का 14 आर्टिकल बेचता हूं। फिर 1 और रुपए का नुकसान होगा जब 14 आर्टिकल बेचूंगा, फिर 1 और का नुकसान होगा जब मैं 14 आर्टिकल बेचूंगा। इस तरीके से कुल मिलाकर मेरे को 30 रुपए का नुकसान है। यानी 14 × 30 आर्टिकल मैंने बेचे हैं। अगर एक आर्टिकल के लिए 14 रुपए का नुकसान, तो 30 आर्टिकल के लिए 14 × 30 यानी 420 आर्टिकल का मुझे कम से कम बेचना पड़ेगा। समझ में आया बात या नहीं आया? ठीक है, समझना मेरी बात को। 1 रुपए का नुकसान तब होता है जब मैं 14 आर्टिकल बेचता हूं। मुझे तो नुकसान 30 रुपए का हुआ है, यानी मैंने जो आर्टिकल बेचे हैं यानी वो 14 × 30 मतलब 420 आर्टिकल बेचे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आर्टिकल, ये इतना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कि आपसे आपका एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सेकंडों में आंसर दे दोगे। प्राइस के नीचे प्राइस, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल, प्राइस के नीचे प्राइस, प्राइस के नीचे आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद इनको बराबर कर दीजिए। 1 रुपए का नुकसान 14 सामान बेचने में, 30 रुपए का नुकसान 420 सामान को बेचने में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से है, मुझे लगता है सभी उत्तर दे पाएंगे। बोला गया है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे को खरीदता है 5 रुपए में 4 संतरे और बेच देता है 7 रुपए में 5 संतरे। इस तरीके से उसको 18 रुपए का लाभ होता है। बताओ यहाँ पर सर 14 डिफरेंस कैसे हुआ? आदर्श यहाँ पर 14 डिफरेंस नहीं आया है। आदर्श इस बात को समझिएगा, ये मैंने डिफरेंस यहाँ पर नहीं लिखा है। आदर्श, मेरे कहने का मतलब है कि हमने 14 आर्टिकल्स का लेन देन किया है। असल में तो डिफरेंस सीपी और एसपी का लेंगे ना, क्योंकि हमसे बोला गया है लॉस। और लॉस कैसे आता है? तो लॉस आता है सीपी में से एसपी घटाने पे, यानी 1 रुपए का लॉस हो रहा है। आप किसी सामान को 22 में खरीद रहे हैं, 21 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है। 1 रुपए का लॉस कब हो रहा है? जब आप 14 सामान खरीद रहे हैं और 14 बेच रहे हैं, मतलब आप 14 सामान की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि 14 और 14 का डिफरेंस हमने यहाँ पर 14 लिख दिया है। हम यहाँ डिफरेंस क्यों लेंगे बताइए? हमने तो लॉस निकालने के लिए यहाँ पर डिफरेंस लिखा है। यहाँ तो हमें देखना है कि हमने कितने आर्टिकल खरीदे हैं या बेचे हैं, तो हम यहाँ डिफरेंस थोड़ी लेंगे। हम तो बोलेंगे ट्रांजैक्शन इतने का हुआ। कभी भी ट्रांजैक्शन अगर आपको अपना फायदा कैलकुलेट करना है ना, रियल लाइफ में भी अगर आपको फायदा कैलकुलेट करना है, तो आप आर्टिकल को बराबर करके ही बता पाओगे कि भाई देख, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं और 14 मान लो यहाँ पर चाय का कप बनाकर लोगों को पिलाता हूं, तो 1 रुपए का नुकसान होता है। आज पूरे दिन में मुझे 30 रुपए
का नुकसान हुआ है, इसका मतलब मैंने 420 कप चाय लोगों को पिलाए हैं, तब जाकर इतने का नुकसान हुआ, ऐसे कह लो। ठीक है, समझ में आया बात? चलो अब यहां पर देखो, ट्रेडर की बात है, ऑरेंज की बात है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेम तरीके से प्राइस, और यहां पर लिखेंगे आर्टिकल। फिर यहां क्या होगा हमारा सीपी, और यहां पर होगा हमारा एसपी। कोई समस्या की बात यहां पे? ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? बोला गया है हमसे कि हमने सामान खरीदा कितने में है, तो 5 रुपए में 4 सामान खरीदे हैं, और हमने बेचा कितने में है, तो 7 रुपए में हमने 5 सामान बेचे हैं। दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत की बात? आपको किसको बराबर करना है, इनको आपस में बराबर करना है। तो 5 को 5 के साथ गुना करोगे तो 25 हो जाएगा, 7 को 4 के साथ गुना करोगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, और 5 को 4 के साथ गुना करोगे आपस में तो ये लोग कितने हो जाएंगे, 20 और 20 हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ आपको कितने का फायदा है, 3 रुपए का। कब फायदा है, जब आप 20 खरीद रहे हो और 20 बेच रहे हो, यानी जब आप 20 आर्टिकल पे लेन देन करते हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 20 और 20 को जोड़ देते हैं। नहीं भाई, 20 और 20 को जोड़ना थोड़ी है। जोड़ते कब, जब दोनों खरीद होता, और जोड़ते कब, जब दोनों विक्रय होता। हमारा तो ट्रांजेक्शन उतने का है। यानी हमने कहा कि देखो भैया, हमको 3 रुपए का फायदा होता है जब हम 20 सामान को बेचते हैं। हमको तो फायदा 18 रुपए का कमाना है, मतलब हमको अब इसका 6 गुना कमाना है फायदा। तो हम जो है इसका 6 गुना सामान बेचेंगे, यानी हम कितना बेचेंगे, 120 सामान बेचेंगे। ठीक है, देखो सुनिकेत सेन गुप्ता, अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप जो है मॉर्निंग में फिक्स कर लीजिए कि मैं मॉर्निंग में परसेंटेज जो है वो पढ़ रहा हूं। ठीक है, और आप जो है इवनिंग में आप परसेंटेज के अलावा प्रॉफिट लॉस अटेंड किया करिए। जैसे जो बच्चे जितने भी नए ज्वाइन करते हैं उनको तो सबसे पहले प्रतिशत खत्म करना चाहिए, अगर उनका बेसिक बिल्कुल खत्म है तो पहले परसेंटेज देखो, फिर प्रॉफिट लॉस देखना। और अगर आपका थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा है तो आप साथ के साथ दोनों को देखा करो, सुबह में परसेंटेज देख रहे हो और शाम में प्रॉफिट लॉस। लेकिन कोई भी क्लास स्टार्ट करो तो क्लास 1 से स्टार्ट करो, बीच में मत घुसो किसी भी क्लास में। ये नहीं परसेंटेज को 6ठी क्लास से देखना शुरू किया, प्रॉफिट लॉस को 5वीं से देखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। कोई भी क्लास हो तो एकदम बेसिक से क्लास 1 से देखा करो तो फायदा होगा। ठीक है, और परसेंटेज देख के प्रॉफिट लॉस देखोगे तब तो और फायदा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 48 नंबर सवाल देखिए, अखिलेश कुमार कहते हैं सर मुझे बुखार है फिर भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिंदगी में ऐसे हजारों विपदाएं आएंगी, लेकिन हमें बस डटकर खड़े रहना है और मुसीबतों का सामना करना है, और कोई बात नहीं है। फिर तो देखो, एक दिन बोलते हैं ना, खुद ही को कर दे बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बस एक दिन वो वक्त लेकर आओ कि भगवान भी पूछे बता दे तू चाहता क्या है। ठीक है, चलो सवाल को देखो। एक ट्रेडर कुछ सामान को खरीदता है 8 रुपए में 15 की दर से, और वो बेच कितने में देता है, वो x रुपए में x आर्टिकल को बेचता है 2 रुपए की दर से। इस तरीके से उससे 25% का फायदा होता है। बताओ x का जो है वो मान क्या होगा। अब क्या होता है ना, आप अगर इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी गायब किया जा सकता है। मतलब ये समझो ये जादूगर का जाल है, कभी वो सेलिंग प्राइस को गायब कर देगा, कभी वो आर्टिकल को गायब कर देगा, कभी वो कॉस्ट प्राइस को गायब कर देगा, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया है जिसके मदद से आप कोई भी सवाल का उत्तर दे सकते हो। आपको अलग अलग मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं ये सवाल आया तो इस पे ये मेथड लगा लेंगे, ये आया तो ये लगा लेंगे, मेथड नहीं बदलना भैया अपने को। हमारा कंसेप्ट कभी बदलता नहीं है, हम जो पढ़ा देंगे वो कंसेप्ट फिक्स रहेगा और सवाल उसी से बनेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। बस अगर दम आप में हो तो इंस्पेक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मन में सोच लो कि बस कौन सा इंस्पेक्टर बनना है, बन के रहोगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको घर बनाना है ना, अगर आपको कोई महल खड़ा करना है तो पहले ईंट से शुरुआत करो, ईंट लाके तो रखो, महल खुद ब खुद बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस सपने देखना शुरू कर दो अब तो इंस्पेक्टर के। आपके उम्र में मैं था तो मैंने सोच लिया था मुझे क्या बनना है, और सपने बस आते थे कि बस वो टोपी चाहिए अब तो बहुत जल्द। ठीक है, और आज बस कामयाबी से थोड़े पल दूर। चलिए, तो कितने में सामान हमने खरीदा है, सामान हमने खरीदा 8 रुपए में। कितने आर्टिकल को खरीदा, 15 रुपए में। ठीक है, 8 रुपए में 15 आर्टिकल खरीदे। बेचे हमने कितने आर्टिकल हैं, हमने x आर्टिकल बेचे हैं। कितने बेचे, हमने 2 बेचे हैं। और सवाल में हमसे बोला गया है कि हमको 25% का फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है, 25% का। 25% को अगर आप प्रतिशत में तोड़ते हैं, बट्टे में तोड़ते हैं, तो आप क्या बोलते हैं सर, 1/4। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है। ऊपर वाला क्या
क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आएगा, 4 में से 1 गया 5 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब हम बोलेंगे सामान को खरीदा 4 में तो बेचा 5 में, ऐसा हम कह सकते हैं। बट अभी हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। हमें जो है ना, आप यहाँ पर जरा गौर से देखो तो इनको बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या 15 को 2 के साथ गुना किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे जी सर किया जा सकता है। एक बार इनके रेशियो को हम इनके बगल में लिखते हैं ताकि आप समझ पाएं कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखो 8 को x के साथ, इनको x के साथ गुना करोगे तो 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और 15 को 2 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इनको आपस में रहने दो, ये 15x रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके सवाल में क्या बोला गया है, आपका CP कितना है, 8x आ गया। आपका SP कितना है, आपका 30 आ गया। CP कितना है, 8 आ गया। SP कितना है, 3 आ गया। आप मुझे बताओ 25% का मान कितना होता है? तो 25% का मान होता है 1/4, यानी सामान खरीदा हमने 4 यूनिट का, 1 का फायदा, तो हमारा SP कितने का आएगा, SP हमारा 5 का आता है। सोचो 5 का मान यहाँ पर 30 दे रखा है, 1 का मान कितना हो जाएगा, 6, तो 4 का मान यहाँ 24 आना चाहिए। लेकिन असल में जो है वो तो यहाँ 8x है, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर देखो हमें जो लाभ हुआ है वो 25% का हुआ है। CP हमारा 8x है, SP हमारा 30 है, तो क्या 8x का ही तो 5/4 कितने के बराबर है, 30 के बराबर है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिनको अभी तक नहीं समझ में आया, कि ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और इसका 125% कितना आएगा, इसका 125% आपका 30 आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, जिस तरीके से आपकी मर्जी है आप उस तरीके से। आप रेशियो को तोड़कर 1/4 लिखकर 5 का मान इतना तो 6 का मान इतना, इस तरीके से कर लो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो उसका 125% सेलिंग प्राइस होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। 25 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 25 से काटोगे 4 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 6 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा। x बराबर 3। आपकी समझदारी जितनी अच्छी होगी आप सवाल को उतने जल्दी में बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर मुझे देखते लग गया एक बात को, छोटा सा मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, मैं कभी परीक्षा में आपकी जगह रहता तो मैं इतना लिखता ही नहीं। मैं सिंपल देखता कि मेरे पास पूर्ण वैल्यू कौन सी आई है, तो मैं कभी आपके सामने जाए, आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, बट मैं कभी इतना नहीं लिखता। मैं सिंपल बोलता 15 इंटू 30, ये कितना, 15 इंटू 2 30 आ गया। ये 30 जो है ना, ये 125% का मान है। ये 30 जो है, ये 15 इंटू 30, ये 125% का मान है, यानी ये 5 का मान है। और मुझे जो है वो 4 का मान पता करना है। किसके लिए, कॉस्ट प्राइस के लिए। क्योंकि भैया लाभ हमारा 25% का है, यानी ये 5 का मान है, 4 का मान पता करना है। काटेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 4 24। अब सोचो 8x बराबर आ रहा है हमारा, 8x बराबर कितना आ रहा है, 8x बराबर 6 इंटू 4 24 आ रहा है। तो ऑटोमेटिक x का मान आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप 3 टिक कर देंगे। बहुत सारे तरीके हो जाते हैं उसके बाद, जिस तरीके से आपकी संभावनाएं होती हैं सवालों को समझने की, उस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट कंसेप्ट क्या होता है, प्रॉफिट लिखा, प्राइस लिखा, आर्टिकल लिखा, प्राइस लिखा, आर्टिकल लिखा। हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 30 रुपए। सेलिंग प्राइस 125% का मान है, यानी 5 का मान है, 4 का मान कितना होगा, तो CP निकालो। CP कितना आया, 24। और यही CP हमारा कितने के बराबर है, 8x के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर है, 8x के बराबर है। चलो सवाल को देखो। अभी ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस और करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखो, सेम तरीके से आप यहाँ प्राइस लिखेंगे और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे सर हम CP लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, SP लिखेंगे। आपने कितने रुपए में कितना सामान खरीदा है, तो 7 रुपए में आपने 9 सामान खरीदा है। लिखते चलिए, 7 रुपए और सामान हमारे 9 है। आपने बेचा कितने में है, तो 2 रुपए में आपने X आइटम्स को बेचा है। आपको नुकसान हुआ है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, नुकसान हुआ है 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 किसके बराबर होता है, 1/7 के। आप अपने मन में रखेंगे कि सर ये 1/7 के बराबर होता है, यानी 7 हमारा CP होता है और 1 का नुकसान है, तो SP कितना होगा, 6 यूनिट होगा। CP 7 यूनिट, तो SP कितना यूनिट, 6 यूनिट। आप बोल सकते हैं ना, देखिए 14 सही 1/7 का मतलब CP अगर 7 है तो SP कितना होगा, बताइए। 7 में से 1 कम हो गया, 6 यूनिट हो गया। आपको इतना मान के चलना है। अब आप देखिए यहाँ पे सवाल में 9 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 को 2 के साथ गुना करने पर आपका जो है 9 दूनी कितना आएगा, 18 आएगा।
ठीक है। एसपी कितना है 6 यूनिट, 6 का मान कितना है 18, तो 1 का मान कितना होगा 3 होगा, तो 7 का मान कितना आएगा 21 आएगा। यानी 7 इंटू एक्स बराबर कितना आना चाहिए, 7x बराबर हमारा आना चाहिए 21, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देंगे 3। फिर से समझ लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है, आराम से समझाते हैं। आपने रेट यहाँ पर लिखा, आपने आर्टिकल लिखा, आपने रेट लिखा, आपने आर्टिकल लिखा, गलती होने की बात ही नहीं है। आपसे आपका एग्जामिनर कहता है आपको इतने % का नुकसान हुआ है, इतने % का नुकसान का मतलब आपको 1/7 का नुकसान हुआ है। नीचे जो भी रहता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, और उसमें 1 का नुकसान मतलब सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है, सेलिंग प्राइस हमारा 6 यूनिट है। सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है हमारा 6 यूनिट है। हमने यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाला, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 18। यहां पर सेलिंग प्राइस 18 है और यहां पर सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है, यानी ये 6 यूनिट ही तो 18 के बराबर है। तो 6 यूनिट 18 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 3 के बराबर। तो इस हिसाब से हमारा 7 यूनिट कितने का होना चाहिए था, 7 यूनिट हमारा 21 का होना चाहिए था। और यही 21 जो है वो कैसे आएगा, 7 इंटू एक्स, 7x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई समस्या की बात? ठीक है। और अगर किसी को ऐसे कुछ भी नहीं समझना है कि सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे बढ़िया जैसे मैं कह रहा हूं वो करो। देखो 9 को 2 के साथ गुना करो, 18 आ गया। ठीक है, 7 को x के साथ गुना करो, कितने आ गया, 7x आ गया। आपको पता है ठीक है, कि ये जो 7x है ना, ये 7x है ना, आपको लॉस कितने का है, 14 सही 2/7, यानी आपको 1/7 का लॉस है। यानी ये वस्तु अपने आप के 6/7 में बिकेगी, और 6/7 में बिकेगी तो बिकेगी कितने में, 18 में। 7 से आपका 7 खत्म, 6 से आपका 18 3 बार में खत्म, x का मान आपका 3 आ गया। आप ऐसे कह लो, जैसे होता है ना कि कोई आर्टिकल 100 रुपए का है और उसको 75% के नुकसान पर बेचना है, यानी उसको 25/100 में बेचना है, 25/100 में बेचना है, आप ऐसे बोलते हो। उसी तरीके से ये आर्टिकल जो है 14 सही 2/7 के नुकसान पर बेचना है, यानी इसको इसके 6/7 पे बेचना है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 13। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप सेम तरीके से समझ सकते थे कि मान लो आपको कुछ नहीं समझ में आया, 15 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 30 आएगा, और 8 को x के साथ गुना करेंगे तो 8x आएगा। तो समान है 8x का, ठीक है। उसको कितने में बेचना है, 25% के फायदे में। 25 का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में 1 ज्यादा बिकेगा अपने आप का 5/4 में, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 30 के। तो यहाँ पर काट लो, 5 से आपका 6 बार में, 4 से जो है आपका 2 बार में, और 2 से आपका 3 बार में, तो एक सीधा मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना तो समझ ही सकते हो कि ये कॉस्ट प्राइस होता है, उसका इतना परसेंटेज निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसका 6/7 सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 50, एक व्यक्ति कुछ सामान को 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है और उतने ही सामान को 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, और सारे स्टॉक को 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा, लॉस कितने का होगा। अब देखो क्या होता है ना कि अब जो है दुकानदार, उसकी इच्छा जो है बड़ी जागरूक रहती है, उसको जीवन में बड़ा लाभ कमाने का बड़ा मन करता है कि भैया हम 1 नहीं 2 नहीं बहुत ज्यादा लाभ कमाएं। ठीक है, तो करता क्या है कि वो अब अलग अलग दुकानों से जो है सामान खरीदना शुरू करेगा। वो आज एक जगह जाएगा, वहां से खरीद के लेके आएगा, कल जम्मू गया तो जम्मू से लेके आएगा, कल मतलब जहां जहां पूरे देश में भ्रमण कर रहा है वो वहां से खरीद के लेके आएगा। लेकिन सारा सामान खरीद के लाने के बाद, मिलावट करने के बाद, वो किसी एक इंसान को जाके पूरा सामान दे देता है। और किस रेट से देता है, तो बोलता है कि 1 रुपया में तुमको 1 सामान देंगे। तब पूछा जाता है बताओ उस इंसान को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ठीक है, एक तो बेचारा पूरा भारत का भ्रमण करके सामान लेके आए। तो खुद सोचो कि हम प्रॉफिट कैसे निकाल पाते हैं या लॉस कैसे निकाल पाते हैं, जब हमारा एक फिक्स कॉस्ट प्राइस हो और हमारा एक फिक्स्ड सेलिंग प्राइस हो। हम यहाँ सामान अलग अलग जगह से लेके आ रहे हैं, एक मुंबई से लेके आए, एक दिल्ली से लेके आए, एक हमारे यूपी में मान लो कहीं से लेके आ गए, अलग अलग जगह से लेके आ रहे हैं, बिहार से लेके आ गए। अब यहाँ पर जब सामान लेकर आओगे तो आप कीमत किसको मानोगे, आप अपने क्रय मूल्य को क्या मानोगे। क्या आपका क्रय मूल्य
मूल्य ये होगा या क्या आपका क्रय मूल्य ये होगा। जैसे दो जगह से खरीद के लेके आए हो तो किसको अपना रेट मानोगे और किसके साथ एसपी को कंपेयर करोगे, अब तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम बोलते बेटा देखो खरीदना जहां से भी है तुम खरीदो, तुम्हारा हम जो है एक पूरा का पूरा क्या करेंगे, हम तुम्हारा एक पर्टिकुलर जो है कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। बहुत बच्चे तो ऐसा करते हैं, देखिए सर खरीदे का कितना कितना रुपया जेब से लगाएं, 10 रुपया और 10 रुपया, 20 रुपया जेब से लगाए हैं। यहाँ पर 11 सामान खरीदे, यहाँ पर 9 सामान खरीदे हैं, 20 रुपया में सर 20 सामान जो है, देखो ऐसा बोलेगा बच्चा सर सामान जो है वो कितना खरीदा, जेब से लगाए 20 रुपए, सामान खरीदे 20, एक सामान को एक में बेचते हैं तो 20 सामान को 20 में बेच देंगे, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, और उसको मिलेगा भी ऑप्शन नंबर ए। इतना खुश होकर टिक करेगा ना जैसे जीवन में कितना बड़ा सॉल्यूशन उसने कर दिया हो। लेकिन बाद में जब होता है तो मिलता है लड्डू और ऊपर से जाते हैं 2 आने की जगह 2.5 नंबर। ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हाँ 10 रुपए का यहाँ खरीदे, 10 रुपए का यहाँ खरीदे, 20 रुपए का सामान हो गया और सामान भी हो गया 20 रुपए में 20 खरीदे, यानी 1 रुपया में 1 खरीदेंगे, 1 रुपया में 1 को बेच देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, खुश हो गए। ऐसा जान के आपको दिया गया है ताकि आप फंसो, नो प्रॉफिट नो लॉस उत्तर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि चाहे आप 2 जगह से सामान खरीदो, 3 जगह से सामान खरीदो, 4 जगह से सामान खरीदो, आपको एक फिक्स कॉस्ट प्राइस, एक इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस लेकर आना होगा। ठीक है, जब तक आपका कॉस्ट प्राइस एक फिक्स नहीं आएगा, एक टोटल कॉस्ट प्राइस जिसको आप बोल लो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जब तक नहीं आएगा आप उसको कंपेयर नहीं करेंगे। और ये मूर्खों वाली कहानी नहीं करेंगे। 70% से 80% बच्चे काम भी यही करते हैं। वो बोलते हैं सबसे पहले नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। आपके जगह पे मैं भी होता, मैं भी यही उत्तर सबसे पहले मैंने किया था, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। समझदारी नहीं होती है ना। लेकिन जितना मैंने आपको अभी तक इतना करा दिया उसमें क्या है कंडीशंस, कि हमें अपने आर्टिकल को बराबर करना है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा वो समझो। जैसे सबसे पहले हम सीपी की बात करेंगे तो सेम कंसेप्ट रहेगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया ना, आप उस कंसेप्ट पे सारे सवाल बनाओगे। आप यहाँ पर लिखो आर्टिकल जैसे आप लिखते थे, यहाँ प्राइस लिखते थे प्राइस लिखो, यहाँ सीपी लिखते थे सीपी लिखो, और यहाँ एसपी लिखते थे ना। तो अब बस यहाँ पर एसपी नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर सीपी लिखना है। क्यों भैया? क्योंकि पहले 2 अलग अलग जगह से खरीद के लेके आए हो, पहले इनसे हम नेट सीपी निकाल लेंगे, एक टोटल सीपी निकाल लेंगे। ये CP1 है और ये CP2 है, इन दोनों से एक टोटल सीपी निकलेगा। उस टोटल सीपी को एसपी के साथ कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया? हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया थोड़ा। तो कितना सामान खरीद के लेके आए? 11 सामान। कितने रुपए में पहले वाले दुकान से लाए? ठीक है, 11। देखो कितने सामान को लेकर आए हो? 11 सामान को 10 रुपए में। दूसरी वाली दुकान से कितने में लेके आए हो? तो 10 रुपए में 9 सामान लेकर आए हो। कोई दिक्कत की बात? जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। आर्टिकल के नीचे आर्टिकल, प्राइस के नीचे प्राइस। ये पहले दुकान से खरीदने का रेट था, ये दूसरे दुकान से। हमारा फंडामेंटल क्या कहता है जनाब बताइए? हमारा फंडामेंटल ये कहता है कि हमको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ सामने सामने मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि 9 को जब आप 10 के साथ गुना करोगे तो कितना बन जाएगा? 90। और 10 को 11 के साथ करोगे तो हो जाएगा 110, और 11 को 9 के साथ करोगे तो बोलोगे सर 99, और ये कितना हो जाएगा? 99। अब आपसे मैंने कहा कि ये सामान आपने मान लीजिए दिल्ली से खरीदा है और ये सामान आपने मान लीजिए मुंबई से खरीदा है। तो टोटल सामान 99 और 99 आपने कितना खरीदा है? 198। और कितने रुपए में खरीद के लेके आए हैं? तो 110 और 90 200 में लेकर आए हैं। आपको इनको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। मेरी बात समझे या नहीं समझे आप मुझे ये बताइए। पहले दुकान से खरीदने का रेट लिख दो, दूसरे दुकान से खरीदने का रेट लिख दो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे अब तक करते चले आ रहे थे। इनको देखो कि भैया 99 यहाँ से 99 यहाँ से 198 सामान बंदे ने खरीदा है। ठीक है, 90 रुपए में यहाँ पर वही सामान पड़ा, यहाँ पर 110 में पड़ा, यानी टोटल सामान कितने का आ गया? उसका 200 का आ गया। ये आपका जब तक टोटल सीपी नहीं आएगा तब तक सवाल को आप आगे नहीं बना पाएंगे। अब आपका टोटल सीपी आ गया, अब आपको करना है इसको इसके एसपी के साथ कंपेयर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एसपी, या आप अलग से लिख लो। अब आप अलग से लिख लो, आप अलग से लिखो सेम तरीके से। फिर प्राइस यहाँ पर, फिर आप यहाँ लिखेंगे आर्टिकल, आप यहाँ पर लिखेंगे सीपी,
और यहाँ पर क्या लिखेंगे जनाब एसपी। अल्टीमेट हमें टोटल सीपी निकालना होता है। सीपी हमारा 200 और 198 है। अगर हम 4 से काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं हम चाहे तो 100 से इसको काट सकते हैं, बट 100 से मत काटो, कोई दिक्कत की बात। 2 से काटना चाहे काट सकते हैं बट मत काटो, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको काट के लिखना है वो लिख देगा, जिसको नहीं लिखना वो नहीं लिखेगा। अब मेरा मानना है आपने यहाँ सीपी लिख दिया, ठीक है। एसपी का रेट क्या है, 1 रुपए में एक सामान। एसपी का रेट क्या है, 1 रुपए में कितना सामान, एक सामान। 1 रुपए में कितना सामान, एक सामान। आर्टिकल को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 200 के साथ करोगे 200 आएगा, 198 को 1 के साथ करोगे 198 आएगा, और इनको आपस में करोगे तो 198 आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो 1 रुपए में एक सामान तो 198 रुपए में 198 सामान। यहाँ पर आपके आर्टिकल बराबर हो गए कि नहीं हो गए, आप बोलेंगे जी सर हो गए। टोटल सामान खरीदा कितने का था, 200 का, और बेचा कितने का, 198 का। आपको क्या होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, बोलेंगे सर लॉस होगा। कितने परसेंट का, 2 रुपए का लॉस। कितने के ऊपर होगा, 200 के ऊपर होगा। तो 2/200 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, 1% का हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब हमें टोटल सीपी निकालना होगा ना तो दोनों सीपी को हम ऐड करेंगे, इस बात को समझिए। जैसे हमें प्रॉफिट या लॉस पता करना होता है तो हम इन दोनों को माइनस करते हैं, क्योंकि सीपी को एसपी के साथ थोड़ी ऐड किया जाता है कहीं पर। लेकिन टोटल सीपी निकालना, मैंने कहा दिल्ली से आपने इतने का सामान खरीदा, मुंबई से इतना खरीदा, तो टोटल अगर मैं पूछूं कि आज आपके पास कितना सामान है और वो कितने रुपए का है, तो उनको ऐड ही करोगे ना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कंसेप्ट हर जगह सेम रहेगा, कहीं पर मैंने कोई कंसेप्ट नहीं बदला है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर ये बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत रिसर्च करने के बाद बने हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आर्टिकल यहाँ, प्राइस यहाँ, रेट से लिखा, दोनों आपने टोटल सीपी निकाल लिया, टोटल सीपी आपका आ गया है। 200 रुपए में 198 आर्टिकल खरीदे हैं और 198 आर्टिकल को 198 में बेचा है आपने। 2 का नुकसान 200 के ऊपर इंटू 100, 1% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, कोई समस्या की बात यहाँ पे देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। गलती कहीं नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। सवालों का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो जाए, हम लोग होशियार हैं, हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है, एक लड़का, एक व्यक्ति है, कुछ संतरे खरीदता है 1 रुपए में 5 की दर से, और उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 की दर से जो है दूसरे दुकान से खरीदता है। सभी संतरों को 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है और पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 30 रुपए का नुकसान होता है। बताओ कितने संतरे उसने खरीदे हैं। यहाँ पर भी कितने जगह से खरीदने की बात है, 2 अलग अलग जगह से खरीदने की बात है। दिख रहा है आपको, एक जगह से एक अलग रेट से लेके आया है, एक जगह से एक अलग रेट के लेके आया। तो अब तो आप इतने होशियार हो गए कि सीधा बोलोगे पकड़ो इसको और इसका टोटल सीपी निकालो। जहां ये होशियार बनेगा, चालाक बनेगा, 2 अलग अलग स्टेट से खरीदेगा, तो पुलिस वहीं छापा मारेगी और बोलेगी कि इसका टोटल निकालो कि इसने सामान टोटल खरीदा कितने का है और कितने में खरीदा है। तो बस आपको भी इसी तरीके से छापा मारना है। ठीक है, आप बोलेंगे बहुत घना चौधरी बन रहे हो तुम, तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा प्राइस हो गया, ये तुम्हारा आर्टिकल हो गया। पहले दुकान से तुमने खरीदा है उसका रेट बताओ, दूसरे से खरीदा है उसका रेट बताओ, फिर हम बताएंगे कि तुमने कितना सामान खरीदा और कितने में खरीदा। ठीक है, तो उसने बोला भाई साहब देखो, पहले दुकान से हम एक आर्टिकल लेके आए थे और 5 रुपए में लाए थे, दूसरे वाले से जो है, ठीक है, दूसरे वाले से हम 1 रुपए में कितना सामान लेके आए थे, 4 सामान लेकर आए थे। तो आप बोले कि ठीक है बेटा, बस तुम 198 कहाँ से आया। ठीक है, 198 कहाँ से आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, 99 और 99 को जोड़े हैं तो 198 आया है, और 110 और 90 को जोड़े हैं तो 200 आया है। ठीक है, और यहाँ पर 198 कहाँ से आया है वो भी सुन लीजिए, 1:1 में था, 1:1 में था। 198 आर्टिकल खरीदेंगे तो 198 ही बेचेंगे, यानी एक आर्टिकल को 1 रुपए में बेच रहे थे, खरीदा 198 था, इसलिए इसको 198 हमने मल्टीप्लाई करके बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी बात करते हैं। यहाँ पे 5 आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 5 को 1 के साथ, 1 को 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या यहाँ 4 × 1 4 लिख सकते हैं, और 5 × 1 5 लिख सकते हैं, और 5 को 4 के साथ आपस में क्या करके गुना करके 20 और 20 हम लिख सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना एक बार, यहाँ देख लो, फिर मत पूछना कि ये 5 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया, 20 कहाँ से आया, 20 कहाँ से आया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आया, इस बात को ध्यान रखो। यानी इस दुकान में अगर 20 सामान खरीदते हो तो 4 रुपए का पड़ता है, और यहाँ 20 सामान खरीदते हो तो 9 रुपए का पड़ता है। यानी टोटल सामान अगर लेकर आओगे तो 40 लेकर आओगे, और जेब से जो खर्च करोगे वो 9 रुपए खर्च करोगे। ये क्या आ गया आपका? तो ये आप बोलेंगे सर ये मेरा टोटल सीपी आ गया है। क्या आ गया? हमारा टोटल सीपी आ गया है। अब आपका ये टोटल सीपी आ गया है, इसी के नीचे एसपी लिख लेते हैं। क्यों अलग से जो है उधर जाकर बर्बाद करना समय, या अलग से लिखना है तो अलग से भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ बोलोगे सर ये प्राइस है हमारा, आप इसी के नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी के नीचे लिख लो, ये आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, बट मैं अलग से लिख देता हूँ, छोड़ो। ये प्राइस हो गया और ये आर्टिकल हो गया। यहाँ पर आप टोटल सीपी लिखेंगे और यहाँ पर आप टोटल एसपी लिखेंगे। आप मुझे बताइए आप कितना सामान लेकर आते हैं? 9 सामान, 9 रुपए में 40 आर्टिकल लेकर आते हैं। और आप बेचते कितना है आप वो मुझे बताइए। तो आप जो है वो बेचते हैं कितना? 2 रुपए में 9 आर्टिकल। 2 रुपए में कितना बेचते हैं जनाब? 2 रुपए में आप 9 आर्टिकल बेचते हैं। कोई समस्या की बात यहाँ पे? आपने टोटल सीपी निकाला, वो यहां से निकाला। आपका एसपी दिया गया है, वो क्वेश्चन में दिया गया है। सेम फंडामेंटल हमेशा अपनाना है कि हमें आर्टिकल को बराबर करना है। आर्टिकल को बराबर करने का मतलब आमने सामने का गुना। तो 9 को 9 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 81, और यहाँ पर 2 था उसको 40 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 80। और 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 40 इंटू 9 यानी 360 आइटम खरीदे थे और 360 आइटम बेचे हैं। आप मुझे बताओ 360 आइटम को खरीदने पर 360 आइटम 81 में खरीदा जाता है और 360 आइटम 80 में बेचा जाता है। कितने का नुकसान होता है हमें? तो हमें जो नुकसान होता है वो 1 रुपए का। 81 में खरीद के 80 में बेच रहे हैं। फिर सेम सवाल हो गया, 1 रुपए का नुकसान कब होता है? जब आप 360 आइटम को खरीदते हो या 360 आइटम को बेचते हो। असल में आपका नुकसान कितने का है? 30 रुपए का है। आपका नुकसान कितने का है जनाब? 30 का है। यानी इसका कितना गुना है? 30 गुना है। तो आप सामान 20 का 30 गुना बेचोगे, यानी 36 का 30 गुना 10,800 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी 10,800 सामान जब बेचोगे तो आपको इतने का नुकसान होगा। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकल प्राइस टोटल सीपी आ गया। टोटल सीपी हमारा आ गया। उसी तरीके से आर्टिकल प्राइस में टोटल सीपी यानी क्रय मूल्य लिख दिया, टोटल विक्रय मूल्य लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर देखा यार एक नुकसान होता है जब 360 सामान की डीलिंग करते हैं। नुकसान 30 का करवाना है तो कम से कम 10,800 आर्टिकल हमें बेचने होंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, अगला जो है ये लास्ट है आर्टिकल के ऊपर, और ये जो है काफी शानदार लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपका ये टॉपिक आर्टिकल वाला जो होता है और आर्टिकल से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ, अगर सर पूछे कितना बाई किया, तो भाई जितना बाई करेगा उतना ही तो सेल करेगा ना। आप खुद सोचो, वो बेचेगा उतना ही जितना वो खरीदा होगा। यानी अगर हमसे पूछेगा कितना खरीदा था तो 10,800। बट सवाल में ऐसे नहीं होता, बोला होता है कि कितने आर्टिकल, ये बाई तो पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट ही परचेजेस, कितना उसने खरीदा है। तो यही तो बात है, संतरों की संख्या 10,800 है। आपका जो भी डाउट है आप बेहिचक पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस रेलिवेंट डाउट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बीच क्लास में टपक गए और तब पूछ रहे हैं सर ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, फिर उससे आपका समय भी बर्बाद होगा, हमारा भी बर्बाद होगा। सवाल में देखिए बोला गया है एक व्यक्ति कुछ सामान को खरीदता है, 20 रुपए में 6 सामान खरीदता है और अब उसका डबल सामान खरीदता है 26 रुपए में 8 की दर से, और सारे स्टॉक को बेच देता है 118 रुपए में 24 की दर से। बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, अखिलेश कुमार, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरी शीट की खासियत एक देखी होगी, पूरे इंडिया में आपको इस तरह की शीट नहीं मिलेगी कि ये सारे के सारे शीट की है ना एक कैटेगरी बनी हुई है, एक टाइप बना हुआ है। आर्टिकल जब पढ़ाते हैं तो आर्टिकल के ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इलेक्शन पढ़ाते हैं तो इलेक्शंस के ही क्वेश्चन मिलेंगे। और उसकी भी खासियत पता है क्या है, पहला थोड़ा आसान, दूसरा थोड़ा उससे ऊपर, तीसरा थोड़ा ऊपर। इसलिए मैं 2 शब्द का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ अपने शीट के लिए, एक तो वो आपको टाइप वाइज मिलेगा और दूसरा आपको लेवल वाइज मिलेगा। शुरू में बच्चा नहीं समझता है टाइप वाइज और लेवल वाइज का मतलब क्या होता है, बट शीट देखने के बाद, लगाने के बाद समझ में आता है अच्छा ठीक है कि परसेंटेज में अगर 20 टाइप हैं तो आपकी शीट में 20 अलग अलग कैटेगरी बनाकर दिए गए हैं। और लेवल वाइज का मतलब यह है कि पहला सवाल एमटीएस, दूसरा सीएचएसएल, तीसरा सीजीएल और चौथा सीजीएल मेंस। इस तरीके से है आपका ये।
समझ रहे हैं बात को? तो ये टाइप वाइज और लेवल वाइज का कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जिसके ऊपर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में भी आता है और रिस्पॉन्स भी आप लोगों का काफी अच्छा रहता है। अब यहाँ पर भी सवाल बोला गया है, एकदम हल्का सवाल है, एक्चुअली में ये सीजीएल मेंस का सवाल है और यूपीएसआई में ही पूछा गया है और एक बार कैट में भी पूछा गया है। तब कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे। बोला गया है कि देखो यहाँ पर दो अलग अलग दुकान से फिर वो सामान खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, बताओ। एक दुकान से 20 रुपए में 6 सामान खरीदता है और दूसरे दुकान में उसका डबल खरीदता है, दूसरे दुकान में उसका डबल खरीदता है और वहां पर 26 रुपए में 8 सामान खरीद के लेके आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेम तरीके से हमेशा हमारा कंसेप्ट रहेगा, प्राइस को यहाँ पर लिखना है, आर्टिकल को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर पहले दुकान से खरीदा है और यहाँ पर दूसरे दुकान से खरीदा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ? दोनों दुकान से खरीदने का रेट हमने लिख दिया CP1 CP2। पहले दुकान से जनाब हमने कितना खरीदा है वो देखिए, तो आप बोलेंगे सर 20 रुपए में हम कितना सामान लेकर आए हैं, तो 20 रुपए में हम 6 सामान लेकर आए हैं। और दूसरे दुकान से कितना लेकर आए हैं, तो दूसरे दुकान से जो रेट है खरीद के लेकर आने की, आप बस रेट की बात करो, 26 रुपए में आप कितना सामान लेकर आए हो, 8 सामान लेकर आए हो। ठीक है, 26 रुपए में आप कितना सामान लेकर आए हो, 8 सामान लेकर आए हो, ये दोनों जगह का रेट है। उसके बाद क्या बात करेगा क्वेश्चन में, क्या नहीं करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों पहले आपको रेशियो में दिख रहे हैं? आप बोलेंगे जी सर हमको रेशियो में दिख रहा है। तो अगर आपका मल्टीप्लीकेशन बड़ा ना हो, इसके लिए शुरू में ही इनको क्या कर दो, काट दो। यानी अगर आप 20 और 6 को देखोगे तो 2 से काटोगे तो ये 10 और 3 हो जाएगा, और इसको काटोगे तो ये 13 और 4 हो जाएगा। तो लिख लो 10:3 और 13:4। क्यों भैया हमने ऐसा किया है, आपको पता है ना? 26 8 को 13 4 क्यों लिखा? कैलकुलेशन लंबा ना हो। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब इतना हमने करने के बाद हमें क्या करना होता है, अपने आर्टिकल को बराबर करना होता है, बराबर करना होता है और इनको सामने सामने मल्टीप्लाई। इतना तो अब जो है एक 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा। 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, 13 को 3 के साथ करोगे तो 39 आएगा। यानी 40 यहाँ पर आ गया और 39 यहाँ पर आ गया, और 4 और 3 को आपस में गुना करोगे तो कितना आएगा, 12 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा। लेकिन इस बार आपका एग्जामिनर आपसे खेल गया, और कहाँ खेल गया, सवाल में खेल गया आपसे। यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है कि भैया हमने गुना गुना करके कैसे बराबर कर लिया। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपका एग्जामिनर खेलता आपके साथ कैसे है वो समझो। वो आपको बोलता है, क्या बोलता है, दूसरे वाले लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए कि 20 में इतने की दर से कुछ संतरे खरीदे, कितने खरीदे कोई आइडिया नहीं, और इतने में इतने की दर से उससे दोगुनी खरीदा। मतलब पहले दुकान में आप जितना सामान खरीदते हैं, दूसरे में आप उसके दुकान से डबल सामान खरीदते हैं। अगर आप यहाँ 12 लेंगे तो आपको यहाँ 24 सामान लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से 10 सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ से 20 खरीद रहे हैं। अगर यहाँ से 50 खरीद रहे हैं तो यहाँ से 100 खरीद रहे हैं। मतलब इसका दोगुना सामान आप यहाँ पे खरीद रहे हैं, इसका दोगुना सामान यहाँ खरीद रहे हैं। तो सोचो कि 12 सामान खरीदा 39 में, तो फिर से 12 सामान और खरीदेंगे, फिर 39 रुपए लगाएंगे। यानी इस तरीके से इसका दोगुना सामान, यानी 12 का दोगुना हो जाएगा 24 और 39 का दोगुना हो जाएगा हमारा 78। क्यों हमें ऐसा लिखना पड़ा है? क्योंकि हमारा एग्जामिनर बोला है इसका दोगुना खरीद रहे हो। पहली दुकान से जितना खरीदोगे दूसरी से उसका दोगुना खरीदोगे, इसीलिए दोगुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। कल के दिन बोलता ना इसका 3 गुना खरीद रहे हैं, तो 12 को 3 के साथ करते तो 39 भी 3 के साथ होता। बोलता है इसका 4 गुना, तो 12 को 4 के साथ करते तो 39 भी 4 के साथ होता। अब आप बन जाओगे यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और अब आप अपनी बुद्धि लगाओगे कि चल बेटा अब तूने दोनों मिलाकर सामान कितना खरीदा। पहली दुकान से 12 सामान, दूसरी से 24 सामान, मतलब तूने मिलाकर खरीदा है 36 सामान। पहले में खर्चा किया 40 रुपए, दूसरे में खर्चा किया 78, मतलब 8 और 7 4 11, इतने रुपए का सामान खरीदा है और इतना सामान खरीदा है। कोई समस्या की बात यहाँ पर, यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई दिक्कत, यहां तक तो आता ही है आर्टिकल को बराबर करना और प्राइस को लिखना। अब आप आ जाते हैं यहाँ पर अपनी स्टोरी को लेकर कि यहाँ पर फिर से आप लिखते हैं प्राइस और यहाँ पर आप लिखते हैं आर्टिकल, फिर यहाँ पर आप लिखते हैं सीपी और यहाँ पर आप लिखते हैं एसपी। आपने पहले दुकान से 118 आर्टिकल को खरीदा है, और कितने में खरीदा है आपने, यहाँ पर अलग कलम का इस्तेमाल कर दिया जाता है। 118 आर्टिकल खरीदे हैं 36 रुपए में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। और बेचा कितना है, सभी को 118 आर्टिकल को बेच दिया, 118 रुपए में आपने बेचा है
24 आर्टिकल को। ठीक है, आप देखो यहाँ पर फिर से आपका कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी कैलकुलेशन कठिन ना हो तो इसको क्या करते हैं, कट्टम कुटाई आपस में खेल लेते हैं। क्या 6 से ये आपका कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से आपका ये कटेगा, बताओ। ठीक है, 2 से आपका ये कटेगा, बताओ। इनको आपस में मत काट लेना कि 118 को 118 के साथ काट लिया, ऐसे कट्टम कुटाई नहीं करनी है। जैसे इसको अगर ऊपर वाले को काटोगे ना तो देखो 4 से 4 3 के 4 दूनी 8, 38 नहीं कटेगा। 59 से आप इसको काट सकते हो, या अगर आपको नहीं काटना है तो मैं आपको एक और सॉल्यूशन देता हूं, आप वैसे भी कर सकते हो। आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा गया है। आपसे यही तो पूछा गया है प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो आप क्या करते हैं, इनको आपस में गुना करते हैं। मत करिए गुना, ऐसे रहने दीजिए। यहां पर आपका समान कितने का आएगा, तो 118 इंटू 24, तो आपका सीपी आएगा 118 इंटू 24 आएगा। और एसपी कितने का आएगा, 118 इंटू 36 आएगा। कितना आएगा, 118 इंटू 36 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। आपका सीपी कितना आया, 118 इंटू 24, आपका एसपी आया 118 इंटू 36। ठीक है, अब आपको पता है कि सीपी 4 रुपए है और एसपी 5 रुपए है, तो इनको हम 4:5 भी लिख सकते हैं। सीपी एसपी का रेशियो देखिए कि ये किस रेशियो में है, 118 से 118 खत्म, और 24 और 36 कितनी बार में, 6 से आप काटो, 8 से 12 से 2 बार में और 12 से 3 बार में। 2 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेचे हैं, फायदा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, 1/2 इंटू 100 यानी 50%। तो मेंस का तो सवाल था, लेकिन उनके लिए कठिन था जिनके पास अप्रोच नहीं था और जो सवालों के साथ ज्यादा समय या ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे थे। हमने तो कहीं पर कैलकुलेशन ही नहीं किया, कहीं पर कुछ भी काटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीपी एसपी का देखो, इसीलिए मैंने शुरू के पहले दिन ही आपको क्लास में बताया था कि किसी सामान का वस्तु का कीमत 112 रुपए और उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो मान लो 224 रुपए है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं, 112 का लाभ 112 के ऊपर और तब 100 करते हैं। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं देखो जो लाभ होता है वो इनके अनुपात पे डिपेंड करता है। 112 और 224 1:2 में है, यानी 1 का सामान 2 में बेचे तो भी हमें 1 का लाभ मिला, कितने के ऊपर, 1 का लाभ मिला इतने के ऊपर। फिर से पूरे क्वेश्चंस को हम समझाते हैं। पहली दुकान से आपने इतना सामान खरीदा, दूसरी से उसका डबल खरीदा, यानी 24 सामान 78 में खरीदा। टोटल सीपी हमने निकाल लिया कि 118 में 36 सामान खरीदे हैं। आपने 118 में 36 सामान खरीद लिया, बेचा आपने 118 में 24। आपने यहां पर देखा है कि मुझे इनको गुना करना है, मुझे इनको गुना करना है ना, तो याद रखो जब आपका प्राइस सेम होता है तो आर्टिकल का रेशियो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर 36 और 24 है तो ये 24 और 36 आएगा। बाकी वैसे नहीं समझना तो आप ऐसे भी समझ लो कि यहाँ पर जो आएगा वैल्यू 118 इंटू 24 आएगा, यहाँ पर 118 इंटू 36 आएगा। सीपीएसपी का मुझे अनुपात देखना है, इसको भाग करोगे तो ये भी भाग होगा, 18 से 18 खत्म, ये 2:3। सीपी 2 रुपए है तो एसपी 3 रुपए है। 1 का लाभ कितने के ऊपर, 2 के ऊपर इंटू 100 कर लोगे। और बाकी ऐसे समझना चाहते हो, अगर सेकंडों में यहाँ पर आके सवाल उड़ाना चाहते हो, तो जब भी ये दाम बराबर होता है ना, जब भी दाम बराबर होता है तो प्राइस का देखो, आर्टिकल का उल्टा यहाँ प्राइस हो जाता है। 36:24 है ना, तो ये 24 और 36 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी सामान खरीदोगे 24 में और बेचोगे 36 में, 12 का लाभ 24 के ऊपर, तो 50% ऐसे ही उत्तर दे दोगे। जैसे एक और क्वेश्चन आया था जहां पर पीछे जो है आपका ये बराबर था, पीछे यहाँ पर प्राइस ही आपका बराबर दिया गया था। वो क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं जहां पर एक बार प्राइस को बराबर दे दिया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे इसी सवाल में है ना, प्राइस जब बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीपी और एसपी का प्राइस बराबर है, प्राइस बराबर है ना, तो आप इतना झमेला अब यहाँ नहीं करते। दिख रहा है आपने इतना झमेला किया हुआ है और मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप इतना नहीं करते यहाँ पर। ये धीरे धीरे वक्त आते आते हम आपको बताते हैं। जब आपका प्राइस बराबर था ना तो आप आर्टिकल का उल्टा लिख देते, आर्टिकल का उल्टा लिख देते और आप सेकंडों में उत्तर निकालते। 4 और 5 था, इसको 5 और 4 कर देते, बोलते 5 रुपए के सामान को 4 में बेचा है, 1 का नुकसान 5 के ऊपर, 1 का नुकसान 5 के ऊपर, तो आपका 20% ऐसे ही आ जाता। ये थोड़े थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बीच बीच में लगाने पड़ते हैं। जब कीमत बराबर हो ना तो आर्टिकल का उल्टा प्राइस हो जाता है। 4 और 5 का उल्टा 5 और 4 हो जाता है। 5 का सामान 4 में तो 1 का नुकसान 5 के ऊपर 20%। लेकिन वो तब लगाते हैं जब ये 21 और 21 दिया हो, तब मत लगा देना यहाँ पे,
ठीक है, तब मत लगा देना कि जैसे ये 15 है और ये 12 है, वहां मत लगा देना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब बोलोगे आप ज्यादा चीजें याद नहीं कर पाते इसलिए मैं ज्यादा चीजें आपको बताता नहीं हूँ, नहीं तो ऐसी ऐसी चीजें हैं बताने को कि अगर आप याद करो और सीखना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजें सीखते हो। जैसे यहाँ पर दिख गया ना 118 118 है, 36 24 है, 24 36 आ गया, 2 3 1/2 50%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। टाइप नंबर जो है हमारा 7 है और इसमें बोला गया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट व्हेन सीपी इज सेम। देखो माय डियर, 3 केसेस होते हैं और ये तीनों केसेस के ऊपर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, और इस बार के सीजल के पेपर के ऊपर भी पिछले बैच में 24 मई बैच में मैंने पढ़ाया था और एकदम डिट्टो सवाल जो है वो सेम आया था वहां पर। ठीक है, ठीक है, तो डिट्टो सवाल जो है वो सेम आया था हमारे पेपर में। और पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में 3 कंसेप्ट होता है। देखो, किसी भी सामान को खरीदते हो, अभी जैसे मेंस के बैच में मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये बातें बोली थी कि आपके क्लास नोट से और 30 दिन 30 मैराथन के क्लास नोट से सीधा का सीधा सवाल छप कर आया है आपके परीक्षा में। मतलब वहां सवाल जो मिला वो सीधा का सीधा आपके क्लास नोट से उठकर पेपर में आया, क्योंकि कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। और जब भी कोई स्टूडेंट कंसेप्ट बनाकर पढ़ता है ना, तो दुनिया के किसी भी किताब से उसको सवाल दे दो वो बना देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम जब 2 सामान को बेचते हैं, 2 आर्टिकल को बेचते हैं, कितने आर्टिकल बेचेंगे? जब हम 2 आर्टिकल्स को बेचते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशंस होते हैं। और कंडीशंस क्या होता है? आपको पता है कि पहले सामान को खरीदोगे तो उसका CP1 होगा और उसको बेचोगे तो SP1 में बेचोगे। दूसरे सामान को खरीदोगे तो CP2 में खरीदोगे और SP2 में। जैसे हमारी मुन्नी है, मुन्नी एक बंदूक खरीदती है, एक मोबाइल खरीदती है अपना रोजगार करने के लिए, कि बंदूक से जो है वो वहां पर सुपारी लेगी, सॉरी मोबाइल से सुपारी लेगी और बंदूक से ठिकाने लगाएगी लोगों को। तो मान लो ये उसका गन हो गया और गन को उसने मान लो CP1 में खरीदा, SP1 में बेचेगी। और ये हमारा मुन्नी का क्या हो गया? मोबाइल हो गया। और मोबाइल को CP2 में खरीदेगी, SP2 में बेचेगी। तो कुल मिलाकर आगे चलकर आपको 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं। तीनों कंसेप्ट क्या क्या पढ़ने हैं वो समझिए। कंडीशन नंबर 1 क्या होता है? कंडीशन नंबर वो दिया जाएगा कि मुन्नी का CP1 और CP2 बराबर होगा, यानी मुन्नी गन और मोबाइल दोनों को एक ही रेट में खरीद के लेके आती है। कट्टा अगर उसको मान लो 1 लाख का मिलता है तो आईफोन भी उसको 1 लाख का मिलता है। ठीक है, तो CP1 CP2 बराबर दिया जा सकता है हमारे पेपर में। कंडीशन नंबर 2 क्या होगा? कंडीशन नंबर 2 जिस पर सवाल बनते हैं वो ये बनते हैं कि मुन्नी चाहे सामान कितने में भी खरीद के लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो दोनों सामान को एक ही रेट पे बेचती है। यानी कंडीशन नंबर 2 होता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाए। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या होगा? दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। और कंडीशन नंबर 3 क्या होता है वो देख लीजिए। कंडीशन नंबर 3 फेवरेट, जिसके इसके पहले सिर्फ और सिर्फ मेरी शीट में क्वेश्चंस होते थे और उसके बाद इस बार सीजीएल के प्री में क्वेश्चन आए थे। इस वजह से बच्चों ने कमेंट भी किया था सर मुन्नी वाला क्वेश्चन आ गया है। 2 क्वेश्चन मैं हमेशा शीट में डालता था, एक मुन्नी और एक शीला के ऊपर, और एकदम सेम क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पेपर में। कंडीशन नंबर 3 जो होता है वो ये होता है कि पहले आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी पहले को जितने में खरीदा दूसरे को उतने में बेचा, या फिर दूसरे को जितने में बेचा उतने में पहले को खरीदा। ये भी हो सकता है, पहले को जितने में खरीदा दूसरे को उतने में बेचा, या फिर पहले को जितने में बेचा दूसरे को उतने में खरीदा। तो ये हमारा होता है थर्ड कंसेप्ट और फेवरेट कंसेप्ट, जहां पर हम CP2 बराबर SP1 की बात करते हैं। तो ये हमें टोटल कुल मिलाकर 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं। जब दोनों आर्टिकल का क्रय मूल्य बराबर हो, जब दोनों आर्टिकल का विक्रय मूल्य बराबर हो, या जब पहले आर्टिकल का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 3 टियर और फेवरेट कंसेप्ट, तीनों के ऊपर आगे चलकर हम एक एक बढ़िया बढ़िया प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और इनको हल भी करेंगे तो सेम एक ही हमारा मेथड होगा और उस एक ही मेथड से हम तीनों तरह के सवालों को हल कर पाएंगे। उस मेथड में बीच बीच में जहां जहां हमारे शॉर्ट ट्रिक्स आएंगे वो मैं आपको बताते चलूंगा ताकि आपको चीजें और आसान हो समझने में। तो उसी का एक पार्ट ये है, पार्ट नंबर 1 जो आप अभी पढ़ेंगे, जब दोनों आर्टिकल का CP बराबर हो, क्रय मूल्य बराबर हो। तो यही बात बोला गया है, जब CP सेम होगा, जब क्रय मूल्य सेम होगा, उसमें एवरेज के ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे। सवाल जैसे यहां पर देखिए,
आपको अलग अलग सोर्सेस से दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप सवालों को सेकंडों में बनाएंगे। जैसे ये प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति है 50 पेन खरीदता है 50 रुपए में, ठीक है, हर पेन को 50 रुपए में खरीदता है और इस हिसाब से वो 50 पेन खरीद के लेके आता है। उसमें से 40 पेन को वो 5% के नुकसान पर बेच देता है, ठीक है। उसको 10% का फायदा पूरे पर कमाना है, तो बाकी बचे पेन को कितने में वो बेचेगा। इसी हिसाब से अगले सवाल को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, और एक एक सेकंड वाले क्वेश्चन है ये, कि ये कपड़े का व्यापारी है, अपने आधे कपड़े को 20% के लाभ पर बेचता है, बचे हुए आधे को 20% के नुकसान पर बेचता है, बाकी बचे को वो क्रय मूल्य पर बेचता है। टोटल ट्रांजेक्शन में कितने गेन या लॉस होगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, किसी सामान का 2/3 आप 5% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, बचे हुए को 2% के लॉस पर बेचते हैं, टोटल प्रॉफिट इतने का, तो सामान था कितने का। देख रहे हैं आप, ये सभी चीजें बड़े आसान तरीके से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, ठीक है। और उस पहले क्वेश्चन के पहले हमें जो है थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पता है क्या कहा, मैंने आपको कहा कि मैंने जो है सामान यहाँ पर खरीदा है, तो यहाँ पर डेटा देखो और यहाँ फिर एवरेज देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फिर मैं बात करूंगा। मैंने कहा कि आपने 5 मोबाइल बेचा है या खरीदा है और 50% के लाभ पर। जैसे यहाँ सवाल में हमसे बोला गया है ना कि एक व्यक्ति इतना पेन खरीदता है और बेचता है इतने को इतने % पे, इतने को इतने पे। तो मैंने कहा कि आपने 5 पेन खरीदा और 5 पेन बेचा। 5 पेन को 50% के लाभ पर आपने बेचा है और 3 पेन को आपने जो है 10% के लाभ पर बेचा है। टोटल लाभ बताइए आपको कितना होगा। टोटल लाभ बताइए आपको कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब प्रॉफिट बोला जाएगा तो बोलेंगे सर 5 पेन को 50 पे, यानी 5 × 50, बात खत्म, प्लस 3 × 10 कितना, 3 पेन को 10% पे, हर पेन पे 10% का, तो 3 पेन पे देखो, हर पेन पे 50%, तो 5 पे कितना, इतने का लाभ। हर पेन पे 10%, तो 3 पेन पे कितने का लाभ, इतने का लाभ। और इसको भाग करेंगे कितना सामान है टोटल, तो 5 × 3 8 से, तो 8 से हो जाएगा। ये 250 हो गया और ये 30 हो गया, 280/8%। ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए बात को आप। ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, आप करेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा और 8 × 5 = 40, 35% का आपको टोटल लाभ होगा। 250 और 30, 280/8, यानी 35% का कुल मिलाकर आपको लाभ होगा। आपको इसी तरीके से सवाल करने हैं, अलग अलग सोर्सेस से आपको दिया जाएगा और बेचने को बोला जाएगा। सवाल बहुत कठिन होगा। अगर आपको अभी एवरेज हमने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अगर जब हम आपको एवरेज पढ़ाते ना, तो हम आपको सिंपल एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ बताते कि देखो इससे 40 की कमी है, 3 आर्टिकल पर 120 की कमी है, 8 में बांटोगे तो 15 से भाग करोगे 120 को, ठीक है। 120 को 8 से भाग करोगे 15 आएगा, 50 में से 15 कम कर दो, 35 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी आपने वेटेड एवरेज का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आपको अभी वेटेड एवरेज कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको अभी बेसिक से इसको हल करना है। जब एवरेज में करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर 40 की कमी, 3 पर 120 की कमी, उस 120 को 8 से भाग करेंगे, -15 आएगा, 50 में से 15 घटा देंगे, 35 आएगा। बट वो अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी जब आपको एवरेज हम पढ़ाएंगे तो आप समझना। अभी फिलहाल बस आप ये समझो एवरेज निकालते कैसे हैं। जैसे मैंने अब थोड़ा सा डेटा को टफ किया है और मैंने कहा है प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। आप मुझे बताइए, मैंने कहा कि हम जो है 3 सामान को 10% के लाभ पर बेचते हैं, ठीक है। जहां प्रॉफिट आएगा प्लस लिखूंगा, जहां लॉस होगा माइनस। फिर 2 सामान को हमने 5% के नुकसान पर बेचा, फिर अगले 4 सामान को हम 5% के लाभ पर बेचते हैं, ठीक है। फिर 6 सामान को हम जो है 11% के लाभ पर बेचते हैं। बताइए, ठीक है, बताइए हमें कुल मिलाकर कितने का लाभ होगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए लाभ होगा हानि होगा वो तो हम निकालेंगे, यहाँ पर देखते हैं। हर सामान पे 10%, तो 3 आर्टिकल पे कितना, 30%। हर सामान पे 5% का नुकसान, तो 2 सामान पे कितना, 10% का नुकसान। हर सामान पे 5% का लाभ, तो 4 पर कितने का फायदा, 20 का फायदा। हर पे 11 का फायदा, तो 6 पर कितने का फायदा, 66 का फायदा। भाग करेंगे, 3 2 5 5 4 9 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर 15 से भाग करेंगे, आपका टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस आपका आ जाएगा। 30 20 50, 50 में से 10 गया 40, 40 और 60 106 बटे कितना होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा इतना % हमारा आंसर हो जाएगा। 30 10 20 66 15। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? क्या सवाल समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बोला गया है, ठीक
ठीक है, कि आपने जो है यहाँ पर 40 पेन, यहाँ पर डेटा लिखिए और आप यहाँ लिखिए कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। डेटा और प्रॉफिट और लॉस की बात की गई है, तो आपको बोला गया है कि आपने जो है 40 पेन को कितने में बेचा है, 40 आर्टिकल को आपने कितने बेचा है, 5% के लॉस में बेचा है। ठीक है, और बाकी बचे आर्टिकल 50 पेन थे जिसमें से 40 ये रहे, तो 10 बच गए और उस 10 को आपने पता नहीं कितने के लाभ पर बेचा है, X% पर। इस तरीके से टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 10% का हुआ है। ये आपके सवाल में दिया गया है, समझिएगा सवाल को। आपके सवाल में क्या बोला गया है, 40 कलम है और 5% के नुकसान पर, 10 यहाँ सामान है X% के फायदे पर। इस तरीके से टोटल प्रॉफिट कितने का होता है, 10% का। तो टोटल प्रॉफिट बराबर हम क्या लिखते हैं, टोटल प्रॉफिट बराबर 40 इंटू -5, 40 इंटू -5 कितना होगा, -200, x इंटू 10 कितना होगा, 10x होगा। और इसको भाग करेंगे 40 जमा 10 किसके साथ, 50 के साथ, तो आएगा टोटल। और टोटल का मान सवाल में दे रखा है, इस बार उसने क्या किया है, टोटल का मान हमें दे दिया है, तो 10% हम यहाँ लिखेंगे, या 10% को आप 10 लिख लो, वो ज्यादा सही है, कोई दिक्कत की बात। 50 में से 10, 50 इंटू 10 500, 500 और 200 700, 700 बटे 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। तो हमारा उत्तर कितना होगा, 70 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर क्या था कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना था। इस बार हमारे एग्जामिनर ने क्या किया, ओवरऑल प्रॉफिट हमें दे दिया और हमें जो है किसी एक पार्ट की वैल्यू पूछी। ठीक है, हाँ, फर्स्ट लाइन का यहाँ कोई यूज नहीं है, ये बकवास की बात है कि कितने में खरीदा। इसीलिए तो मैंने कहा ना, हम आपको जो कंसेप्ट दे रहे हैं उसमें बहुत ऐसी चीजें होंगी जिसको आप छोड़कर आगे बढ़ोगे तब भी आपका उत्तर आएगा। अब आपके परीक्षा में जो सवाल आया था एकदम डिट्टो यही आया था, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। पहले लाइन का हम इस्तेमाल करें ना करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल को तो हमें जितना आसान से आसान अप्रोच लेकर जाएंगे उतना फायदा है ना। 40 सामान को इतने के नुकसान पे, 10 सामान को इतने के फायदे पे, इस तरीके से कुल फायदा 10% का है। तो टोटल प्रॉफिट बराबर 40 इंटू -5 -200, 10 इंटू x 10 डिवाइडेड बाई टोटल सामान कितने का है, 40 जमा 10 50, वैल्यू आ गई x की 70। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। चलिए, तो एकदम सिंपल है, डेटा डेटा जितना बोलेगा लिखेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। अगर आपको डेटा बोलेगा डेटा लिखना, प्रॉफिट बोलेगा प्रॉफिट लिखना। टोटल प्रॉफिट बराबर इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, आपस में सबको जोड़ो और भाग कर दो कितने से, टोटल सामान से, यानी 5 जमा 3 से। इतना आसान है, कुछ भी नहीं है। डेटा को प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई, डेटा को प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई, भाग करेंगे टोटल सामान के साथ, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आगे क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक, होप कि आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छी लगी हो और बढ़िया तरीके से एंजॉय किया हो आपने। पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही बने रहिए। जितने आपके यार प्यार रिश्तेदार हैं उनको जो हमारे चैंपियंस बैच के बारे में बताते रहिए कि देखो भैया, हम तो जो है 2022 में एकदम आग लगाने वाले हैं। अगर तुम्हें भी आग लगाना है तो बैच ज्वाइन करो और पढ़ाई करो। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर।